हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मर्केंटाइल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मर्केंटाइल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आपको बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट का होना आवश्यक है। और आज हम इस वीडियो में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। मर्केंटाइल लॉ के अंतर्गत एक टर्म आता है जिसका नाम है नूडम पैक्टम। आपको बताना है इस टर्म का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब इल्लीगल है, क्या इसका मतलब वॉइडेबल है, या इसका मतलब वॉइड है, या फिर इसका मतलब वैलिड है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है सेक्शन 2H के अंतर्गत ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी किसी भी एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होता है। उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर देगा और दूसरा पर्सन उसी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा ये दिया गया है कि जो एग्रीमेंट क्रिएट होता है उसका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। तीसरा दिया है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी जो प्रतिफल है वो वैधानिक होना चाहिए। चौथा दिया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके अंतर्गत जो भी पक्षकार हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। और यही हमारा आज के वीडियो का मेन फोकस है। इससे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पिछले कुछ वीडियोस का स्क्रीनशॉट क्यों भेजता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो स्मॉल स्मॉल टर्म्स है, जैसे यहाँ पे आपने देखा वैलिड, अब इस वैलिड का क्या मतलब है, या फिर आप आगे एक टर्म पढ़ोगे वॉइड, जिसको हिंदी में हम व्यर्थ कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तभी आप आगे के लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो अगर आपने पिछले कुछ वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि आप उन वीडियोस को देख के तभी इस वीडियो पे आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपको छोटे-छोटे टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप आगे के वीडियोस को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो आप उसको पढ़ के आओ, फिर इसको कंटिन्यू करो। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्षमता है, यानी अनुबंध करने की क्षमता है, और कौन ऐसे पार्टीज हैं जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो सेक्शन 11 के अंतर्गत ये दिया गया है कि ऐसे कौन से पार्टीज हैं जो अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता रखते हैं। धारा 11 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है जो लॉ के अनुसार वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, और जो कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, अनुबंध कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। कौन कौन एग्रीमेंट कर सकता है? फर्स्ट दिया गया है जो कि वयस्क हो, यानी एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो अचीव कर ली हो। साधारणतः ये जो है वो 18 साल होता है। दूसरा दिया गया है जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, यानी ऐसा पर्सन जो साउंड माइंड का हो, वो एग्रीमेंट कर सकता है। तीसरा दिया है जो कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, यानी ऐसा पर्सन जो डिसक्वालिफाइड नहीं हो बाय एनी लॉ, किसी भी कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 11 यह भी बताता है कि कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध करने के लिए
अयोग्य हैं यानी डिसक्वालिफाइड हैं। तो 3 तरीके के डिसक्वालिफाइड पर्सन आपके सामने दिया गया है। पहला होता है माइनर, जिसको हम अवयस्क या नाबालिग कहते हैं। दूसरा है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड यानी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। और तीसरा है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है लॉ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी किताब में भी ये स्टैच्यूट लिखा होगा, इसका मतलब होता है लॉ। तो हम यहाँ पे डिसक्वालिफाइड बाय लॉ पढ़ेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इस टर्म को याद रखिएगा। तो 3 तरीके के पर्सन डिसक्वालिफाइड हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ऐसे पर्सन जो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड हों, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। डिसक्वालिफाइड पर्सन में मैंने आपको बताया कि एक माइनर जो होता है वो डिसक्वालिफाइड होता है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक माइनर जो है वो डिसक्वालिफाइड होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइनर होता कौन है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत माइनर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसकी डेफिनेशन दी गई है मेजॉरिटी एक्ट 1875 यानी भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अंतर्गत यानी सेक्शन 3 के अंतर्गत इसका डेफिनेशन दिया गया है। और डेफिनेशन ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसे हम मेजर मानेंगे, यानी कि माइनर कौन होगा, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो उसे हम माइनर कहेंगे। और मेजर कौन होगा, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। इसके 2 अपवाद भी हैं, 2 एक्सेप्शंस भी हैं, या इसको हम 2 स्पेशल केसेस कहते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि जनरल केसेस में 18 वर्ष की आयु जो पूरा कर लेगा उसे हम मेजर कहेंगे, लेकिन स्पेशल केस में 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही उसे हम एक मेजर कहेंगे, वयस्क कहेंगे। पहला सिचुएशन ये है कि यदि कोर्ट ने किसी माइनर के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया हो, कोई संरक्षक अपॉइंट कर दिया हो, तो ऐसे केस में जब तक वो माइनर 21 वर्ष का नहीं हो जाता उसे हम मेजर नहीं कहेंगे। दूसरा सिचुएशन ये दिया गया है कि यदि किसी माइनर की संपत्ति अगर कोर्ट के सुपरविज़न में हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही उसे एक मेजर माना जाएगा। तो ये दोनों केसेस आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट्स विद अ माइनर। अगर मान लीजिए आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, या एक माइनर की क्या पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति ने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब क्या एग्रीमेंट वॉइड होगा, व्यर्थ होगा, या वो वैलिड होगा यानी वैध होगा। इसके अलावा एक माइनर की क्या पोजीशन होगी, यानी कि एक माइनर की स्थिति क्या होगी, क्या वो उस सिचुएशन में लायबल होगा या नहीं होगा। एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ वॉइड, यानी किसी भी अवयस्क के साथ यानी एक माइनर के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है। वॉइड मतलब व्यर्थ होता है, उसे लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और ये एग्रीमेंट वॉइड कब से होगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लॉ में अब इनिशियो का मतलब क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा और बाद में उसको वैलिड नहीं बनाया सकता, यानी अभी वो वॉइड है और लास्ट तक वो वॉइड ही रहेगा। इसमें एक केस लॉ है मोरे बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा। यहाँ पे जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है, अवयस्क है। धर्मोदास ने मोहरी बीबी के पति से 8,000 रुपये उधार ले लिए 20 जुलाई 1895 को और उसके बदले 20,000 रुपये का एक मॉर्गेज बॉन्ड यानी बंधक पत्र लिख दिया। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मोहरी बीबी के जो पति होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डेथ के बाद मोहरी बीबी जो होती हैं वो मॉर्गेज बॉन्ड के आधार पर मुकदमा प्रस्तुत करती हैं। कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि मोहरी बीबी रुपए पाने का कोई भी अधिकारी नहीं है क्योंकि वो एक माइनर के साथ एग्रीमेंट में रहती हैं और अवयस्क के साथ किया गया प्रत्येक अनुबंध व्यर्थ होता है, वॉइड होता है। इसलिए धर्मोदास ने जो भी पैसे हैं 8,000 रुपये वो रिटर्न नहीं किए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है मनी लेंडर इज नॉट इंटाइटल्ड इवन टू रिपेमेंट ऑफ मनी। तो साफ साफ ये पता चलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया गया हो वो वॉइड होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और लास्ट तक वो वॉइड ही रहता है। नेक्स्ट है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। एक माइनर को हम बेनिफिशियरी मान सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक अवयस्क के साथ यानी माइनर के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है, लेकिन यदि यह अनुबंध उसके लाभ के लिए है तो यह अनुबंध वैलिड होगा,
यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया हो उसे हम वैलिड मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने माइनर के लिए 5000 रुपीज़ का एक चेक लिख दिया, मान लीजिए कोई 16 साल का लड़का है, उसके नाम पे आपने 5000 रुपये का एक चेक लिख दिया, तो इस कंडीशन में जो माइनर होगा उसे ये पैसे रिसीव हो रहा होगा, तो यानी वो उसके बेनिफिट के लिए है, तो ऐसे कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नेक्स्ट है नो स्टॉपेल अगेंस्ट माइनर, यानी एक माइनर पे अवरोधन का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल। एक माइनर पे डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल मीन्स अवरोधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है जिसने झूठ बोलकर कोई एग्रीमेंट कर लिया। जब उसने एग्रीमेंट किया तो उस समय वो माइनर था, लेकिन उसने ये झूठ बोल दिया कि वो मेजर है। बाद में फिर भी आप उसे ये प्रूफ करने से नहीं रोक सकते कि वो जब एग्रीमेंट कर रहा था तो उस समय वो एक माइनर था। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी का रोना रो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि प्लीड हिज माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी का रोना रो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी का सहारा ले सकता है इवन इन अ केस ऑफ फ्रॉड। फॉर एग्जांपल किसी माइनर ने कोई फ्रॉड कर दिया तो वो कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि जिस समय मैंने फ्रॉड किया उस समय मैं एक माइनर था और ये करने से कोई इसे रोक नहीं सकता, और वो उस कंडीशन में भी लाइबल नहीं होगा चाहे वो भले ही फ्रॉड कर दें। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर उसने टॉर्ट कर दिया। टॉर्ट एक लीगल टर्म है, मतलब क्राइम। फॉर एग्जांपल उसने किसी का मर्डर ही कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में वो लाइबल होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नो स्टॉपेल अगेंस्ट माइनर का मतलब ये है कि एक माइनर को उसकी माइनॉरिटी प्रूफ करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इज नॉट अलाउड। एक माइनर के मेजर होने पे रेटिफिकेशन यानी पुष्टि संभव नहीं है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पास्ट में किए गए किसी भी एग्रीमेंट का अनुमोदन करना, यानी उसमें कोई फेरबदल या चेंज करना। जब आप एक माइनर थे तो आपने कोई एग्रीमेंट किया, अब आप एक मेजर हो गए हो तो आप चाहते हो कि पुराने एग्रीमेंट में कोई आप चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो, तो ये भी अलाउ नहीं है, यानी रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट, यानी कि डिफरेंट लॉ के अंतर्गत एक माइनर की क्या पोजीशन होती है, क्या स्थिति होती है। फर्स्ट है माइनर एज अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक माइनर कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो लाभ के लिए भागीदार बन सकता है, यानी कि वो बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स की सहमति हो तो उससे लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है, लेकिन उसे पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है माइनर एज अ शेयर होल्डर। एक माइनर को जनरल केसेस में किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स के लिए है तो वो एज अ शेयर होल्डर काम कर सकता है, यानी एक कंपनी में एक माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस होता है, यानी जब फुल्ली पेड शेयर होगा तभी वो एक शेयर होल्डर बन सकता है। नेक्स्ट है माइनर एज एन एजेंट। एक माइनर को एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जो भी लायबिलिटी होगी वो एक प्रिंसिपल की होगी, यानी माइनर को हम लायबल नहीं ठहरा सकते उसके एक्ट के लिए। जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होगा वो सारे लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल के पास होगा, माइनर को किसी भी एक्ट के लिए लायबल ठहराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। एक माइनर को इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माइनर एज अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो एक माइनर को ट्रेड यूनियन का मेंबर बनाया जा सकता है, और ये दिया गया है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 21 के अंतर्गत। इसमें ये कहा गया है कि एक माइनर जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका है वो किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है,
और फुली राइट्स को एंजॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो भी लाइबल नहीं होगा अपने किसी भी एक्ट के लिए। नेक्स्ट है माइनर एंड गारंटी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो किसी माइनर का श्योरिटी बनता है यानी गारंटर बनता है कि फॉर एग्जांपल एक माइनर है, उसे पैसे की ज़रूरत है, उसने बी से वो पैसा ले ली और सी जो है वो एज अ गारंटर काम करता है कि अगर माइनर पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक माइनर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो पैसे रिटर्न नहीं करता है तो जो पर्सन गारंटर होगा वही पैसा वापस करने के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है माइनर एंड जॉइंट डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल कोई माइनर ने किसी मेजर के साथ जॉइंट डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं, तो ऐसे केस में माइनर जो है माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। लेकिन जो मेजर होगा वो उसको लायबल ठहराया जा सकता है सारे एक्ट के लिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की यानी अपवाद की। तो अभी तक आपने देखा कि एक माइनर के साथ ज़्यादातर जो एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं यानी व्यर्थ होते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यानी अपवाद भी हैं। इसका मतलब ये है कि एक माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है। अब कब कब वैलिड होगा ये देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर, यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि 5,000 रुपये का चेक जो है ये किसी माइनर के नाम पे लिखा गया है, तो ये 5,000 उस जो माइनर है अवयस्क है उस पर्सन को मिलेगा, तो ये उसके बेनिफिट के लिए है। तो कोई भी चेक हो या फिर कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी भी माइनर के नाम पे लिखा गया है तो वो उसके बेनिफिट के लिए माना जाएगा और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज। अगर किसी भी माइनर के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आप करते हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो सकता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आप किसी भी माइनर के लिए फूड, उसके लिए कपड़े या उसके रहने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, अगर आप वो करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन यहाँ पे जो भी माइनर है वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको 2 वक्त की रोटी जो है वो प्रोवाइड करा दिया। फॉर एग्जांपल महीने का आपने 5,000 रुपये का खर्च उस पर कर दिया, तो ये पैसे आप उस माइनर से रिकवर नहीं कर सकते। आप माइनर के प्रॉपर्टी से उस पैसे को वसूल सकते हो लेकिन माइनर से आप कुछ भी वसूल नहीं सकते। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन और मैनेजर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। एक माइनर के गार्जियन और मैनेजर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वैलिड होगा, तो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन या कोई मैनेजर एग्रीमेंट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, उसने 50,000 रुपये लिए कॉन्सर्ट के लिए लेकिन वो वहाँ पे गया नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जिसने कॉन्सर्ट कराया है उसका तो पैसा डूब गया, तो वो चाहेगा कि कोई भी जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने। तो ऐसे कंडीशन में माइनर अपने गार्जियन या मैनेजर के द्वारा एग्रीमेंट करा सकता है और ये ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा। लेकिन 2 कंडीशन, 2 शर्त हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि गार्जियन को इस प्रकार का अनुबंध करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी गार्जियन जो है वो कॉम्पिटेंस होने चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि ऐसे अनुबंध जो है माइनर के लाभ के लिए होना चाहिए, तब जाके कोई भी माइनर के गार्जियन और मैनेजर जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं और ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के लोग हैं जिनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। पहला आपने देखा माइनर, यानी एक अवयस्क जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकंड है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड यानी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का क्या मतलब होता है। तो सेक्शन 12 के अंतर्गत ये दिया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा जो एग्रीमेंट करते समय एग्रीमेंट को समझने की क्षमता रखता हो और साथ ही उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, पहला ये कि एग्रीमेंट को समझने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरा कि निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो, विवेकपूर्ण यानी सोच समझ के वो निर्णय लेता हो। और उसके अलावा इस एग्रीमेंट का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसे भी उसे पता होना चाहिए। ऐसे पर्सन को हम पर्सन ऑफ साउंड माइंड कहते हैं, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन अपने
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं सकता यानी इनकैपेबल है, या फिर उसके परिणाम को नहीं समझ सकता, रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसे पर्सन को हम अनसाउंड माइंड का पर्सन कहेंगे यानी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कहेंगे। अब 3 तरीके के अनसाउंड माइंड वाले पर्सन होते हैं। फर्स्ट है इडियट, सेकंड है ल्यूनेटिक और थर्ड है ड्रंकन। एक-एक करके देखते हैं। इसको देखने से पहले सेक्शन 12 में कुछ और चीज़ें कही गई हैं जिसको समझना ज़रूरी है। सेक्शन 12 के अंतर्गत 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट ये कहा गया है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है, यानी पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का होता है, लेकिन वो कभी-कभी साउंड माइंड का भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो साउंड माइंड का है, तो वो एग्रीमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है लुनैटिक्स असाइलम में, यानी मेंटल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसको दौरे पड़ते हैं। तो जब-जब उसको इंटरवल पड़ेगा तब-तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो पागलखाने से वो बाहर आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। दूसरा ये दिया गया है कि जो साउंड माइंड का पर्सन है, जो कभी-कभी अनसाउंड माइंड का हो सकता है, तो वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंसिबल पर्सन है, सेंसिबल आदमी है, जो शाम के टाइम पे ड्रिंक कर लेता है बहुत ज़्यादा। तो जब वो ड्रिंक कर लेता है, तो उसमें सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं लुनैटिक की। लुनैटिक को आप लेमन लैंग्वेज में पागल कह सकते हैं। वे व्यक्ति जिनका मस्तिष्क कभी स्वस्थ रहता है और कभी अस्वस्थ रहता है, पागल व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इंटरवल्स आते हैं, जिसको हम पीरियोडिक डिसऑर्डर कहते हैं, वो आता है। यानी वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए वो दौरे पड़ते हैं, वापस से वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को जब इंटरवल्स आ रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा कि लुनैटिक पर्सन जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी उनको टेम्परेरी इंटरवल्स आते हैं। नेक्स्ट है इडियट। इडियट को आप कह सकते हैं जन्मजात मूर्ख। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सारी शक्तियों को खो चुके हों, इडियट या जन्मजात मूर्ख कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये परमानेंट होता है, यानी कि बाय बर्थ ही होते हैं। और एक इडियट के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो इडियट है, उसने अपनी 25,000 की संपत्ति को 7,000 में बेचने का एग्रीमेंट कर दिया। बाद में उसकी मदर आती हैं और वो कहती हैं कि वो बचपन से ही वो इडियट हैं, तो ये जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। नेक्स्ट है ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन मतलब शराबी व्यक्ति, वन हु ड्रिंक एक्सेस अल्कोहल, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, उसे हम ड्रंकन पर्सन कहते हैं। तो कोई भी एग्रीमेंट जब एक ड्रंकन पर्सन के साथ किया जाता है, तो वो वॉइड होता है, यानी व्यर्थ होता है, क्योंकि शराब पीने के बाद वो व्यक्ति कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिसक्वालिफाइड पर्सन के अंतर्गत माइनर आते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आते हैं। अब लॉ के द्वारा भी कुछ लोगों को डिसक्वालिफाइड किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है एलियन एनिमी। एलियन कौन होते हैं? अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो वन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का सिटीजन नहीं है, उसे हम एलियन कहेंगे। अब ये एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं और एनिमी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसे हम एलियन फ्रेंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, हालांकि उतना अच्छा रिलेशन आज के टाइम पे नहीं है, बट एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, तो उसे हम एलियन फ्रेंड कहेंगे। और एलियन फ्रेंड के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वैलिड होते हैं, वो अप टू अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन वो वैलिड होते हैं। यानी हो सकता है फेमा फेरा या कोई और एक्ट इस पे कोई सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो उस रिस्ट्रिक्शन के बाद वो वैलिड होता है। दूसरे होते हैं एलियन एनिमी। जिस कंट्री के साथ इंडिया वॉर में होती है, ऐसे कंट्री को हम एलियन एनिमी कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 कंडीशन है। पहला ये कि एग्रीमेंट अगर वॉर के दौरान किया गया हो, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर वॉर के पहले एग्रीमेंट किया गया हो, तो 2 कंडीशन होता है। पहला, अगर जो भी एनिमी कंट्री हैं, अगर हमारा जो है एग्रीमेंट है वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। इसके अलावा दूसरे जो एग्रीमेंट होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे टिल द एंड ऑफ वॉर।
और वॉर के बाद उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं या फिर फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, उनके खिलाफ इंडिया में केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब को डिसक्वालीफाइड माना गया है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये डिसक्वालीफाइड होते हैं और इस तरीके के जो प्रिविलेज है उसको हम स्पेशल प्रिविलेज कहते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन इसका ये भी है कि इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटन में अगर परमिशन मिल जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे इंडिया होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोपरि स्थिति में होते हैं, इसलिए उन पर भारत के किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को भी डिसक्वालीफाइड माना गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में भी आपने देखा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सके उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए राष्ट्रपति को भी डिसक्वालीफाइड किया गया है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, कॉरपोरेशन और कंपनी। तो कोई भी कंपनी हो उसे भी डिसक्वालीफाइड किया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से जो कि उसके पावर के ऊपर हो, बियॉन्ड इट्स पावर हो। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, एक कंपनी है टीवीएस जो कि बाइक बनाती है, उसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, जो उसके पावर होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में होंगे, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो टीवीएस कंपनी है वो बाइक के पार्ट्स को परचेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो पावर है वो उसके अंदर ही आता है, यानी विद इन इट्स पावर है कंपनी के, तो इसे हम इंट्रावायर्स कहेंगे। इसे हम इंट्रावायर्स कहेंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा क्योंकि ये कंपनी के सीमा के अंदर है, यानी इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये पावर दी गई हैं कि ये कंपनी बाइक बनाने के लिए पार्ट्स परचेस कर सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यही कंपनी कार का पार्ट परचेस करने के लिए एग्रीमेंट करती है, तो इसे कहा जाएगा कि आउटसाइड द पावर, ये अपने जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं उसमें जो भी पावर है उसके बाहर ये काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे अल्ट्रावायर। इसे हम अल्ट्रावायर्स कहेंगे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहेंगे, यानी व्यर्थ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी डिसक्वालीफाइड किया गया है और कंपनीज को भी डिसक्वालीफाइड किया गया है अगर वो अपने पावर्स के बियॉन्ड कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट है कन्विक्ट्स, या इसको हम कन्विक्टेड पर्सन कहते हैं, हिंदी में इसको हम दोषी व्यक्ति कहते हैं। अब कन्विक्टेड पर्सन होता कौन है? ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट द्वारा सजा सुना दी गई हो, ऐसे पर्सन को हम कन्विक्टेड पर्सन कहेंगे और ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहला ये कि अगर उस कन्विक्टेड पर्सन ने अपनी सज़ा पूरी कर ली हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर उसको पार्डन मिल गया हो, यानी कि उसे बरी मिल गई हो, वो छूट चुका हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरा है टिकट ऑफ लीव, अगर वो टिकट ऑफ लीव पे है, इसका मतलब है कि पेरोल पे बाहर हो। पेरोल क्यों मिलता है? फॉर एग्जांपल कोई कैदी है, उसकी शादी है या फिर उसके घर में किसी की शादी है या उसके फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है या फिर उसकी ही हेल्थ ख़राब है या फिर वो एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए कोर्ट उसे बाहर जाने की परमिशन दे सकती है, तो इसे इंडिया में पेरोल कहते हैं। इंग्लैंड और यूएस में इसे कहते हैं टिकट ऑफ लीव। तो जनरल केसेस में कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है उसे डिसक्वालीफाइड माना गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर कोई भी कन्विक्टेड पर्सन अपनी सज़ा को पूरा कर लिया है या फिर उसे बरी मिल गया है या फिर वो पेरोल पे बाहर है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आखिरी है इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। तो कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसकी इंसॉल्वेंसी को डिस्चार्ज नहीं किया गया। अगर एक इंसॉल्वेंट पर्सन का जो इंसॉल्वेंसी है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो भी
डिसक्वालिफाइड माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मर्केंटाइल लॉ में जो टर्म है नूडम पैक्टम, उसका मतलब क्या होता है। तो नूडम पैक्टम का मतलब होता है वॉइड, यानी व्यर्थ, जिसको लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सके, इसे हम वॉइड कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।